तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू R2H स्टडी। मेरा नाम है सुमित कुमार। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि फटाफट इस सेशन को जितने लोग इस देख रहे हैं फिलहाल, जो जो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर फेसबुक के फिर भी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम तक आप लोग को जितना भी फ्री वीडियो क्लासेज और पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। और डे 1 से लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक का आपका जितना भी वीडियो क्लासेज है आप लोग को यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हो सके तो इम्पोर्टेंट टॉपिक से लेकर के ऑब्जेक्टिव सेशन भी आप लोग को लिया जाएगा। और आंसर की ऑब्जेक्टिव जितना भी फ्री पीडीएफ है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए जो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सॉरी रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र आज का जो सिलेबस में आप लोग को जो पढ़ना है, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पढ़ना है। उसमें केमिस्ट्री में आपको सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए आप लोग, अम्ल भस्म लवण पढ़ लिए। उसके बाद तीसरा चैप्टर पता नहीं कौन सा चैप्टर है, उसके बारे में भी अभी फिलहाल जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, लेसन नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक से जो आपका जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमको लगा। और ये चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से पूछे जाएंगे। एक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर इस वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समीकरण के जो संरचना सूत्र है वो बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। संरचना सूत्र का वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद आने वाला है। फिलहाल उससे पहले आपको जो साबुनीकरण अभिक्रिया हो गया, मेन टॉपिक जो है आपका जो एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको कराया जाएगा। साबुनीकरण अभिक्रिया में आपको सबसे पहले मेन टॉपिक है संरचना सूत्र। अगर संरचना सूत्र के बारे में आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में आपको जितने भी एलिमेंट है उसका जितना भी मतलब उसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉब्लम है, सॉरी स्टेप बाय स्टेप जो उसका जो प्रोसेस है पहले आप उसको कंप्लीट करना होगा। मान लीजिए कि अगर आप जो है क्या करते हैं कि इसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। रटना स्टार्ट अगर कर देते हैं तो आप रट करके तो इसको कभी याद नहीं कर पाइएगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आप रट लीजिएगा फिर भी आप रासायनिक समीकरण को जो रिएक्शन बनाने का प्रोसेस है, आप वो रिएक्शन बनाने का प्रोसेस आप नहीं कर पाइएगा। क्योंकि रिएक्शन बनाने का प्रोसेस होता है कि अगर आप इसको टेक्निक अगर बेस्ट अगर अच्छे टेक्निक से अगर इसको आप स्टडी करते हैं तो आपको रिएक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सबसे पहले बात है कि इसमें चलिए बताते हैं कि साबुनीकरण अभिक्रिया पहले क्या होता है। तो साबुनीकरण अभिक्रिया के बारे में आपको जानने से पहले आप पहले इसके बारे में कुछ जो डिफिनीशन है वो आपको बताना चाह रहे हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हम वनस्पति तेल, वसा एवं कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास का जलीय घोल को गर्म करके हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिक्रिया या रस अभिक्रिया वही होता है के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। चलिए फिर से आपको बताते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया एक वनस्पति तेल, वसा एवं कॉस्टिक सोडा है या कॉस्टिक पोटास होता है जो जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल मुक्त होता है और साधारण तापमान पर साबुन का ठोस साबुन नरम और ठोस अवाष्पित पदार्थ होता है। और यह कार्बनिक मिश्रण जो जल में घुल करके झाग उत्पन्न करता है। यह साबुन का रासायनिक सूत्र होता है। पहले इसके बारे में जो होता है पहले और बता देते हैं। जो साबुन का निर्माण जो होता है पहले वसायुक्त कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास होता है जो जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है, जो ग्लिसरॉल मुक्त होता है और साधारण तापमान पर साबुन का ठोस साबुन साधारण तापमान पर जो साबुन होता है वो नरम और ठोस एवं अवाष्पित पदार्थ होता है। यह कार्बनिक मिश्रण जल में घुल करके झाग उत्पन्न करता है। साबुन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है कि आपका C17 यानी C17H35COO होता है। जो साबुन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C17H35COO होता है। ये आपको याद कर रख लीजिएगा, क्योंकि साबुन का जो रासायनिक सूत्र है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आगे के हम चलते हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके आप
वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जा करके आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद चलिए, जो साबुन है एस्टर ग्रुप है C3COO, उसके बाद C2H5, ये एस्टर ग्रुप होता है। ये आपको इसका जो संरचना सूत्र है, आपको जिस सब 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन H सब पर H रहता है। ये आपको आगे के जो क्लास है उसमें आपको बताया जाएगा। जो कार्बन का जो संरचना सूत्र है, वो आपको संरचना सूत्र बहुत ही डिफ़िकल्ट और डरावना लगता है, जिससे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो जब समझाने लगेंगे तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना का मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप हम जो एस्टर ग्रुप है उसको हम NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसको रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या बनते हैं, दोनों का आपस में C3COO और Na साबुन बनता है, और प्लस में C2CH5OH अल्कोहल बनता है, दोनों बनता है। चलिए, ये कैसे बना ये आगे की क्लास में आपको फिर से बताया जाएगा। फिलहाल जो है ये आपको पहले बता दिया गया है कि इतना बनता है, और आगे की जो क्लास है उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो चलिए पहले आगे बताते हैं कि एक और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एस्टर और क्षार, आमतौर पर NaOH के बीच अभिक्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद इस प्रक्रिया में एस्टर का क्षार द्वारा हाइड्रोलिसिस होता है और यह साबुन और अल्कोहल बनता है। जैसे कि इस अभिक्रिया में एस्टर और क्षार के द्वारा क्षार में अभिक्रिया होती है, और उसके बाद साबुन और अल्कोहल बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे का जो टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बारे में आपको पहले बताते हैं। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है और इस अभिक्रिया में समीकरण को दर्शाइए। विरंजक चूर्ण पहले होता क्या है? विरंजक चूर्ण बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूर्ण है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूना CaOH के Hol2, ये शुष्क बुझा हुआ का चूना का है, जिसको चूना जल भी बोलते हैं। पर क्लोरीन गैस क्या होता है यहाँ पर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस, यानी क्लोरीन गैस का यहाँ पर जो सूत्र होता है Cl2 होता है। गैस को हम 2 से डिनोट करते हैं, Cl2 लगा देते हैं, क्लोरीन गैस पर प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया में विरंजक चूर्ण और पानी बनता है। जैसे कि यहाँ पर अभिक्रिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CaOH के Hol2 प्लस Cl2 दोनों में बनता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अब प्लस में यहाँ पर जो H2 है इसको हम जल बोलते हैं। तो आपको पता है, अगर ये आपको पता नहीं है तो आपको केमिस्ट्री सीखना बेकार है, आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर ये जो सिंपल जो आप अगर यदि संरचना सूत्र अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आपको केमिस्ट्री सीखना आप नहीं सीख पाइएगा। कोई भी कीमत पर कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा केमिस्ट्री, इतना का मैं गारंटी आपको देता हूँ। जैसे कि देखिए, विरंजक चूर्ण को कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं, जिसके नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको मैंने बताया है अभी तुरंत जस्ट इस वीडियो में ही। उसका विरंजक चूर्ण का निम्नलिखित उपयोग होते हैं। कैसे पहले आपको देख सकते हैं। विरंजक चूर्ण का पूर्ण उपयोग, इस कपड़े को विरंजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कपड़े को सफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे के जो एक नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ पर ले लेते हैं। हाँ, विरंजक चूर्ण का रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको जो है आपको याद करना है। रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में किसका उपयोग होता है? विरंजक चूर्ण का। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आएगा। उसके जब पानी को जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, जब जीवाणुओं को पानी में से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। साधारण नमक का उपयोग। नमक, ये तो आपको एकदम आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जान है इस पूरा बिहार बोर्ड का जान है। साधारण नमक क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण है। साधारण नमक एक ऐसा नमक है जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। यह एक ऐसी आयनिक यौगिक होता है जिसका सोडियम क्लोराइड आयन 1:1 के अनुपात में प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद चलिए आगे, इसके बारे में 2 लाइन है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास बताना नहीं है। सोडियम क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड के निर्माण में आयनिक बंधन शामिल होता है। समुद्र के पानी में जब खरापन उसमें मौजूद होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। जब समुद्र के पानी आप देखते होइएगा, जब खरापन महसूस होता है, जैसे खट्टा लगता है, तो उसमें हाई मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसके कारण से पानी का रंग नमकीन टाइप का लगता है। शुद्ध नमक रंगहीन क्यों होता है?
शुद्ध नमक जो होता है रंगहीन क्यों होता है, लेकिन सॉरी, शुद्ध नमक जो रंगहीन होता है लेकिन लोहे पर अपद्रव्यों की वजह से इसका रंग पीला या लाल हो जाता है। अपद्रव्य जो होता है मतलब उस पे जो उसके ऊपर जो परत होती है जिसका अपद्रव्य बोलते हैं, जिसके कारण से इसका रंग लाल या पीला हो जाता है। चलिए, ठंडे पानी में नमक आसानी से घुल जाता है लेकिन गर्म पानी में इसकी गर्म पानी में इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। चलिए इसके बारे में आपको कुछ समझाते हैं। ठंडे पानी में जब जब ठंडे पानी में नमक आसानी से घुल जाता है, लेकिन गर्म पानी में इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। गर्म पानी में देखिए कि इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है क्योंकि जब वाष्पित होता है तो इसमें जो क्या कहता है जो सॉरी चलिए इसके बारे में 2-2 लाइन आपको बताना है क्योंकि इसके बारे में जो आपको रिएक्शन है तो होगा, रिएक्शन बता कर के ही आपको इसको बारे में समझाया जाएगा क्योंकि इसमें आप ऐसे बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाइएगा। हाँ, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर मिश्रण का जो तापमान होता है, नमक को जब बर्फ के साथ मिलाने पर मिश्रण का जो तापमान होता है, वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तक गिर सकता है। मतलब जो नमक को जो बर्फ के साथ मिलाने पर जो मिश्रण का तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, मतलब इतना तक गिर सकता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब इसका जो समीकरण इस प्रकार है। HCl जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो समीकरण है ये आपको पहले इसको समझा देते हैं क्योंकि जो समीकरण आप समझ लीजिएगा तो आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये समीकरण है HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो रिएक्शन आपस में होता है तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस में H2O गैस। ये जो रिएक्शन होता है, पहले आप रिएक्शन के जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद एक रिएक्शन का वीडियो आएगा। तो फिलहाल आप 1-2 वीडियो 3 वीडियो तक आप वेट कीजिए, फिलहाल इस 2 वीडियो के बाद आपको वो वीडियो आएगा। तो चलिए फिलहाल जो है आगे आगे का जो एक और बच गया इसमें, उसको पहले इसको कवर कराते हैं। नमक के गुण, साधारण नमक के जो गुण होते हैं निम्नलिखित होते हैं। पहला नमक के गुण होता है सोडियम क्लोराइड पर आयनिक यौगिक होता है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक होता है क्योंकि आपने अम्ल, भस्म एवं लवण में पढ़े होंगे कि आपको जो इसमें अम्ल से जो लवण बनाने की विधि है वो आपने पढ़ा होगा अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा होगा तो जो मैंने जो इसके सॉरी जो 3-4 वीडियो के बाद एक जो आएगा वीडियो रसायन शास्त्र, मतलब 5 वीडियो के आसपास में, जो 5वां वीडियो में इसको जितना भी अम्ल भस्म एवं लवण के रासायनिक समीकरण आएगा, उसके बाद अम्ल भस्म एवं लवण का जो वीडियो आएगा उसमें आपको जो भी प्रोसेस है उसको बताया जाएगा कि क्या-क्या होता है। रासायनिक सूत्र जो NaCl होता है अभी आपको उसमें पढ़ा है, अनुभार होता है 58.8444 ग्राम पर मोल। मोल क्या होता है? मोल भी आपको बताया जाएगा लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में डाउट है, छोड़िए अभी आप रखिए इसको। डाउट ही रखिए क्योंकि मोल के बारे में आपको आएगा कल। उसके बाद इसका pH मान होता है 7 होता है, कि उदासीन का जो अम्ल का होता है जो लगभग 7 से कम होता है, और उसके बाद उदासीन का 7 के बराबर होता है, और क्षार का होता है इससे अधिक होता है। चलिए एक और जो तीसरा है और अंतिम मानिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो अभी फिलहाल इतना ही रखिए। सब एक दिन पढ़िएगा तो अपच हो जाएगा, फिर इसमें आपको HCl का प्रयोग करना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं। इसलिए आप ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा आप खाना खाइएगा तो अपच हो जाएगा। इसलिए आपको जो लिमिट भर में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा एक ही बार पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए भी हानिकारक हो जाएगा और और एग्ज़ाम के लिए भी हानिकारक हो जाएगा। इसीलिए जो मेंटेन करके चलिए तो आपको अच्छा रहेगा। एक-एक करके पढ़िए, जो भी पढ़िए पूरा पढ़िए वरना नहीं पढ़िए। चलिए इसका द्रव्यमान होता है 804 डिग्री से होता है, 804 डिग्री होता है। इसका अपेक्षित घनत्व होता है 2.16 होता है अपेक्षित घनत्व। इसका अपवर्तनांक होता है 10.542 होता है, 542। इसका होता है घनत्व होता है 2.16। ये जितना है इसको आप अच्छे से लिख करके रट सकते हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का गुण और इसके उपयोग क्या होता है उसको लिखिए। धोबिया सोडा को हम वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका गुण निम्नलिखित है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ये आप याद कर सकते हैं, कर लीजिए क्योंकि ये आएगा। यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसका इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल पानी की कठोरता को कम करने के लिए किया जाता है।
इसका इस्तेमाल हम काँच, साबुन और कागज़ उद्योगों में किया जाता है। यह एक जल में बहुत घुल जाता है। इसका धोबिया सोडा का बेकिंग सोडा में अंतर क्या होता है? धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर क्या होता है? धोबिया सोडा का इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम कपड़े, कागज़ और चमड़े उद्योग में करते हैं। धोबिया सोडा पानी को कठोरता को क्या देखिए यहाँ पर धोबिया सोडा होता है जो पानी को कठोरता को दूर करता है, और जबकि बेकिंग सोडा होता है, इसके इस्तेमाल से हम झागे शामक के रूप में किया जाते हैं। झागरे शामक ये क्या होता है पता नहीं, इसके बारे में दिया था गेस में उधर के मैंने इसमें टाइप कर दिया था, इसके बारे में तो कुछ नहीं। फिलहाल बेकिंग सोडा का उपयोग यहाँ पर चमड़े कागज उद्योग में किया जाता है। बस इतना इसके बारे में लिख दीजिएगा, उसके बारे में छोड़ दीजिए। धोबिया सोडा का इस्तेमाल हम पेट की अम्लता को दूर करने के लिए कहता है, सॉरी धोबिया सोडा कह रहे हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग हम पेट की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। धोबिया सोडा का उपयोग हम कीटनाशी पदार्थ या पानी की कठोरता को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसलिए कपड़े के साफ-सफाई के लिए भी, कीटनाशी पदार्थ के लिए भी इस सब में इसका उपयोग करते हैं, और बेकिंग सोडा का उपयोग हम अपच भोजन के लिए भी अपच पेट की अम्लता को दूर करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग कपड़े उद्योग में, कागज़ उद्योग में करते हैं। फिलहाल इतना लिख देना है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा ख़ास लिखना है नहीं। इसके बारे में और कुछ ख़ास लिखना है नहीं। चलिए मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में। ये वीडियो का कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। फिलहाल अगले वीडियो में आपको एक और इससे बेहतरीन टॉपिक से रिलेटेड जो कि मैंने बताया है, अगला जो क्लास होगा बहुत वीवीआई होगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।